हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर हमने बात करनी है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्योंकि कुछ बातें जब आपको पता होगी तो आगे जब हम और रिएक्शंस कर रहे होंगे ऑर्गेनिक के अंदर, या हम जो फिनोमिना देख रहे होंगे, ये जो रिएक्शन हो रही है ये मुक्त मूलक है या फिर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन है, या किस तरीके से रिएक्शन हो रही है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने होते हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक के चल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में, हालांकि हमने पहला लेक्चर कराया था, इससे पहले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण सिखाया था, पहचान करनी सिखाई थी कि जो कार्बनिक यौगिक है ये एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। फिर साथ में हमने इनका भी क्लासिफिकेशन देखा था, जिससे आपको पता चला होगा कि कौन सा संतृप्त होता है, कौन सा असंतृप्त होता है, कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा विषम साइक्लिक है, कौन सा सम साइक्लिक है। तो ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे दिया जाएगा बेटा, तो जाकर वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो और क्या बात करेंगे आज के लेक्चर में हम बेटा? हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नामकरण से क्या होगा? अरे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है उसके आपको नाम पता चल जाए कि इसका नाम क्या होगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको लिखना है तो उसका नाम पता होना चाहिए, तो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण सीखेंगे। साथ में हम असंतृप्तता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए C5H10O दे दिया। अब इसके अंदर हो सकता है डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो। तो ये डी से निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से निकालेंगे कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा? ड्यू निकालना पड़ता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन होती है डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड की। इस अणुसूत्र के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो उसकी देखेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, संतृप्तता की प्रकृति के बारे में। साथ में हम बात करेंगे एल्किल मूलक आर। आर तो आपने ऑर्गेनिक में बहुत देखा होगा, आर क्या है उसकी बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। जैसे हाइड्रोकार्बन का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नामकरण आता है तो ऑर्गेनिक को समझना और आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल क्या है ऑर्गेनिक के अंदर? नामकरण का बेटा। किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए उनका नाम का पता होना, उनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अभिकारक और जो उत्पाद है, उनके नाम का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेटा आपको ये लेक्चर बहुत बहुत माइंड से देखना है, बहुत तवज्जो के साथ देखना है इस लेक्चर को। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लुईस डॉट प्रतीक। उससे पहले हम लुईस डॉट प्रतीक को सीख लेते हैं। लुईस डॉट प्रतीक क्या होता है, इससे हमें पता चलेगा कि किस एटम की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पता चलेगा कि कौन सा एटम कितने बंध बनाता है, कितने बंध बनाता है। उसके चारों ओर 3 बंध बनेंगे, उसके चारों ओर 4 बंध बनेंगे, उसके चारों ओर 2 बंध बनेंगे, उसके चारों ओर 1 बंध बनेंगे। तो लुईस डॉट सिंबल से हमें बॉन्डिंग के बारे में पता चलने वाला है। तो ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास जितने ऑर्गेनिक के अंदर जो यूज होने वाले एटम है उनकी बात कर रहा हूं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अगर आप लो बेटा फ्लोरीन है, और यहीं पर ही आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अच्छा, एक और बात दिमाग में रखना, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आता है बेटा आयोडीन। तो जो बात F के बारे में हो रही है वही बात Cl के बारे में, वही बात I के बारे में, वही बात Br के बारे में हो रही है। तो हम यहाँ F लेंगे, बाकी 3 चूंकि समान प्रॉपर्टी रखते हैं, एक ही परिवार के तत्व, इसलिए बाकी 3 जो फ्लोरीन की बात होगी वही बाकी 3 की होगी। ऐसे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो जो बात ऑक्सीजन की होगी वही सल्फर की होगी। ऐसे नाइट्रोजन के नीचे बेटा फास्फोरस आता है, तो जो बात नाइट्रोजन की होगी वही फास्फोरस की होगी। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है।
पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। नाइट्रोजन का 7 होता है, पहली में 2, दूसरी में 5। ऑक्सीजन का बेटा 8 होता है, पहली में 2, दूसरी में 6। फ्लोरीन का 9 होता है, 2, 7। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जिसके भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर उतनी डॉट लगती है। डॉट तो समझते होंगे ना, बिंदु, उतनी डॉट लगती है। समझ रहे बात को? अब कार्बन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर आप देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कार्बन के भारी कक्षा में है भाई 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके चारों ओर 4 डॉट लगा दीजिए, इसके चारों ओर 4 डॉट लगा दीजिए। लगा देता हूं भाई मैं, 1, 2, 3, 4। अब 4 डॉट है, ध्यान से सुनना बेटा, चारों के चारों सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल सिंगल। तो जितने सिंगल डॉट होगी, ये सब इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, तो जितने सिंगल डॉट होंगे वो उतने ही बंद बनाएगा, वो उतने ही बंद बनाएगा, मतलब उसके चारों उतने ही बंद बनेंगे। तो इसमें चारों के चारों सिंगल डॉट है, इसका मतलब जो कार्बन है वो 4 बंद बनाएगा। और चारों बंद का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है बेटा? चारों सिंगल हो सकते हैं, चारों के चारों बंद क्या हो सकते हैं? सिंगल हो सकते हैं। हो सकता है बेटा 1 डबल हो जाए और 2 सिंगल हो जाए, बनेंगे 4 ही, चारों सिंगल, 1 डबल हो जाए और 2 सिंगल हो जाए, और हो सकता है 1 ट्रिपल हो जाए और 1 सिंगल हो जाए, 1 ट्रिपल हो जाए और 1 सिंगल हो जाए। अगर कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता ही है, इसे हम एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन के चारों ओर एक भी डबल बॉन्ड पाया गया तो उसे हम एल्कीन बोलते हैं बेटा। और अगर कार्बन के चारों ओर एक भी ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी, और 12th में तो हम भर भर के पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 4 डंडों से जुड़ेगा, 4 संयोजकता होगी कार्बन की, कितनी? 4 होगी बेटा। और वो क्लासिफिकेशन क्या होगा? चारों सिंगल हो सकती है, 1 डबल, 2 सिंगल हो सकती है, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल हो सकता है। अगर चारों सिंगल है तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल है तो एल्काइन। नाइट्रोजन पे आ जाओ बेटा, नाइट्रोजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन को ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1, 2, 3, 4। अब डायरेक्शन 4 ही होती है, चारों डायरेक्शन में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन रख चुका हूं। अब बचा एक और इलेक्ट्रॉन 5वां, तो मैं क्या करूंगा बेटा? उस इलेक्ट्रॉन को इन चारों में से किसी एक के पास रख दूंगा, जैसे ऊपर रख दिया। अब मैं यहां पर देखता हूं कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने सिंगल डॉट है। सिंगल डॉट तो बेटा 3 ही है ना, ये तो युग्मित हो गया, इसने तो जोड़ा बना लिया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1, 2 और 1, 3। 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा? लॉन पेयर। ये मेरा क्या कहलाएगा? लॉन पेयर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, क्लासिफिकेशन क्या होगा? तीनों सिंगल हो सकते हैं और इसके ऊपर एक लॉन पेयर रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन पेयर की, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। और एक सिंगल, 2 डबल हो सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं एक ट्रिपल हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन, या तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, या नाइट्रोजन एक सिंगल 2 डबल से जुड़ रहा होगा, या नाइट्रोजन तीनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। ये क्लासिफिकेशन है, जुड़ेगा 3 ही बॉन्ड से। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के भारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसी 1, 2 इसके पास चला जाएगा, 1 इसके पास चला जाएगा, तो ये तो लॉन पेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लॉन पेयर। बाकी 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो 2 बंद बनाएगा। कैसे? सिंगल हो सकता है, लॉन पेयर इसके ऊपर रहेंगे ही, राइट, और एक डबल हो सकता है, 2 लॉन पेयर तो रह नहीं रहे। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से 2 सिंगल हो सकते हैं, दोनों के दोनों, या फिर एक डबल हो सकता है। फ्लोरीन में देखो बेटा, फ्लोरीन एफ जो है बेटा, एफ ध्यान से देखो, एफ के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो ये तो 3 तो लॉन पेयर होगा, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर बेटा।
तीन क्या हो गए, लॉन पेयर हो गए, अगर आपको दिख रहे हो। बाकी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये बंध बनाएगा, और जब बंध बनाएगा तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके भारी कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी बेटा एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर आपको न्यूज डॉट सिंबल से आपने ये सीखा है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर ये काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, और साथ में ये भी पता कि किस एटम पर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, कितने लॉन पेयर उपस्थित होते हैं। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और आपने ये टेबल 9th में पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी जब आपने आईयूपीएससी सीखे होंगे, और अब 12th में भी कुछ बेसिक कंसेप्ट में बात हो रही है, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो आने चाहिए तभी तो चीजें सीखी जाएगी। तो चलिए मैं इसके नोमेनक्लेचर को आपको समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका नोमेनक्लेचर को सीखना। नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए ध्यान से सुनो बेटा, एक टेबल बना लेते हैं हम, ये एक टेबल ले लेते हैं, इसी से सीख जाओगे। चलिए इस टेबल को अच्छे से देखना बेटा, ध्यान से सुनना अच्छे से। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर अगर बात की जाए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर एक बीच में। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बात करते हैं क्रम संख्या की, ध्यान से देखते रहना जल्दी से। यहां पर हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या की, कार्बन परमाणु की संख्या। यहां पर हम बात करते हैं बेटा रूट वर्ड की, रूट वर्ड जिसे हम एल्क कहते हैं, रूट वर्ड को। यहां पर बात करते हैं एल्क के साथ जब हम एन जोड़ देते हैं तो एल्किन, लेकिन एल्क के साथ एन कब जोड़ना है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। याद रखना एल्क के साथ जब एन जोड़ेंगे तो एन कब जुड़ेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इनका जनरल फॉर्मूला आप जानते हो CnH2n+2 होता है बेटा। एल्क के साथ इन जोड़ना है, इन कब जोड़ते हैं हम, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्क के साथ आइन कब जोड़ते हैं बेटा, एल्क के साथ आइन तब जोड़ते हैं जब इन हमारे पास जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो उसे अभी फिलहाल छोड़ दो, जो खाली है उसमें समझा देंगे। क्रम संख्या में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक की बात कर लेते हैं, बाकी टेबल आगे बनाई रखिए, तो 7 तक की बात कर लेते हैं। 7, राइट बेटा। 1 को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं मोनो, 2 को हम डाई कहते हैं बेटा, 3 को हम ट्राई कहते हैं, 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, 5 को हम पेंटा कहते हैं आप जैसे कि जानते हो, 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, और 7 को हम हेप्टा कहते हैं। ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर ये जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स को बताता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स को याद रखना, ये कार्बन की संख्या नहीं बताता, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स को बताता है कि कौन से ग्रुप कितने हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3 2 है, तो मैं कहूंगा डाई मैथिल कि भाई CH3 2 है। अगर CH3 3 हो जाते बेटा तो फिर मैं कहता ट्राई मैथिल कि CH3 3 है। नंबर ऑफ ग्रुप को बताएगा कि उसमें ग्रुप की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जो समूह है, क्रियात्मक समूह है, या फिर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो कितने हैं, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। अब यहाँ पर जो एक कार्बन है वो रूट वर्ड है, कार्बन का जो नाम है वो रूट वर्ड से बताएंगे। एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, ऐसे 2 कार्बन को हम एथ, ऐसे 3 को प्रोप, 4 को हम ब्यूट बोलते हैं बेटा, 5 को हम पेंट बोलते हैं, 6 को हम हेक्स बोलते हैं बेटा, और 7 को हम हेप्ट बोलते हैं। 7 को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट। ये हमारे पास ये नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे आपसे पूछे एक कार्बन मैथ, 2 कार्बन अगर है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट। ये नंबर ऑफ कार्बन है। और ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन नहीं है बेटा, ये क्रियात्मक समूह या फिर कोई ग्रुप है
कि वो कितनी बार आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास CCl2 है, सपोज दैट, या CCl4 ले लीजिए, तो इसका मतलब इसमें Cl जो है वो समूह है और वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर टेट्रा लिखूंगा कि टेट्रा क्लोरो, या टेट्रा Cl अगर भी नाम ना लिखे तो टेट्रा Cl कह सकते हो, या फिर टेट्रा क्लोरो, कि 4 क्लोरो है भाई। समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ ग्रुप को बताएगा ये, और ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन को कि उसमें कितने कार्बन है। अब ध्यान से सुनना, एल्क के साथ आप अगर एन जोड़ रहे हो तो उसका नाम पड़ जाएगा मैथेन। तो हम मैथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैथेन। लेकिन एन जोड़ेंगे कब, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एन कब जोड़ेंगे बेटा, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसे थोड़ा सा समझ लो कि मेरे पास मैथेन है, मुझे मैथेन का फॉर्मूला बनाना है कि भाई मैथेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, मुझे इतना तो पता चल गया, अगर मैथ है तो एक कार्बन है, इतना तो पता चल गया ना, मैथ है भाई, मैथ का मतलब एक कार्बन। और एन जुड़ रहा है, इससे ये पता चला एन से कि जो कार्बन है उसके बीच सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि एन तो तभी जोड़ना है जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। इसका मतलब यहां पर कार्बन 4 डंडों से जुड़ता है, आप जानते हो, एक कार्बन है, और कार्बन कितने डंडों जुड़ता है, 4 से, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है। तो 4 सिंगल होगी ना, क्योंकि साथ में क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है। अब ये जो संयोजकता है, यहां ये हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेगी, किसको, हाइड्रोजन। इन चारों खाली संयोजकताओं से क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। वैलेंसी जो पूरी करनी है हमें एटम की, वो हाइड्रोजन से करनी है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसलिए वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। तो मैथेन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, CH4। आप देख सकते हो क्या निकल के आएगा, CH4। CH4। ऐसे ही अगर हम बात करें एथेन, और मुझसे कोई पूछे भाई एथेन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो बस कुछ भी नहीं करना, H मतलब 2 कार्बन, इन 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इन 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया बेटा मैंने। अब मुझे देखना है कि एन जुड़ रहा है, और एन तो तभी जुड़ता है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो या फिर सारे सिंगल बॉन्ड हो। अब कार्बन जुड़ता है 4 डंडों से, मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। अभी यहाँ पर ये वाला कार्बन अगर आप देखो, ध्यान सुनो, ये वाला कार्बन अगर आप देखो तो ये तो एक ही डंडे से जुड़ रहा है। जुड़ना कितने से है, 4 से, तो इसके 3 खाली है, सॉरी 1 2 और 1 3। इस वाले कार्बन को देखो बेटा, इस वाले कार्बन को, ये कार्बन भी तो एक ही डंडे से जुड़ रहा है। जुड़ना कितने से है, 4 से, इसलिए इसकी भी 3 संयोजकता खाली है, ये रहा। अब ये जो खाली है यही तो हाइड्रोजन है, इन्हीं से तो हाइड्रोजन जोड़ना है बेटा। तो अब चेक करो एथेन का फॉर्मूला क्या आया, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो मैं कह सकता हूं भाई एथेन का जो फॉर्मूला होगा वो C2H6 होगा। या फिर मैं इसी का अगर नाम लिखने लगूं, ये मेरे पास ऐसा है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा नाम, कि भाई कितने कार्बन है, 2 कार्बन को तो हम H बोलते हैं। आप देखोगे यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ते हैं, एन, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई सूत्र है तो उससे नाम, और कोई नाम है तो उससे सूत्र बना सकते हैं, बिना रटे, बिना रटे बना सकते हैं। नहीं, एथेन का फॉर्मूला बनाना है तो एथ मतलब 2 कार्बन, और एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन 4 डंडे जुड़ता है, तो आपने देखा ए 1 से जुड़ रहा था, 3 हाइड्रोजन चाहिए, भी 1 से जुड़ रहा था, भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे और देखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रोपेन, प्रोप मतलब क्या होता है बेटा, 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। मैं यहां दिखा देता हूं, लो, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब हर एक कार्बन जो है वो 4 डंडों से जुड़ेगा, मतलब हर एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब साथ में प्रोप के साथ में जुड़ रहा है एन, एन का मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो बस सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो इनको। ये वाला जो कार्बन है वो एक डंडे से जुड़ रहा है, 3 खाली है, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगाओ। ये वाला जो कार्बन है चेक करो, ये 2 से जुड़ रहा है बेटा, एक इससे और एक इससे। ये वाला जो है वो 2 डंडे जुड़ गया ना, इधर से भी और इधर से भी, तो 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला जो कार्बन है बेटा वो 1 से जुड़ रहा है, तो 3 खाली है, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या है, C3 3 2 5 और 3 8, C3H8।
C3H8, C3H8। अगर मैं इसी का नाम लिखने लगूं तो 3 कार्बन को मैं क्या कहूंगा, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दूंगा, एन, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम लिख सकते हो। अब आप आगे का ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन है तो इसका फॉर्मूला बता सकते हो। आप देखोगे 1 से 2, 2 से 3 तो 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8 तो 8 से 10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। ऐसे ही बेटा पेंटेन का फॉर्मूला बता सकते हो। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई 4 से 5 और 10 से 12। इस तरीके से 2 के डिफरेंस हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं और कार्बन तो 1 के डिफरेंस से बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। कैसे बेटा, आपको पता चल गया होगा कैसे नाम लिख सकते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं। एल्कीन, इन हमेशा कब जुड़ता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। इन तब जुड़ेगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा, तब इन जुड़ेगा। तो इसका मतलब एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कीन तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, तभी तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इन तभी जुड़ेगा जब डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इन जुड़ेगा। ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में आ गया तो यहां भी इन जुड़ जाएगा और यहां भी इन जुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन हमेशा वहां जुड़ेगा जब डबल बॉन्ड कहा आएगा बेटा, 2 कार्बन के बीच में आएगा तो यहां इन जोड़ेंगे, यहां इन जोड़ेंगे, यहां नहीं जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ेगा। तो ये बात आपको बताओ कि इन कब जोड़ते हैं, 2 कार्बन के बीच में जब हमारा क्या आता है बेटा, 2 कार्बन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो यानी कि एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहां से लाइन खींच दी। ऐसे ही 2 कार्बन के बीच में आइन कब जुड़ेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं एथीन की। एथीन, एथ का मतलब क्या है, एथ का मतलब 2 कार्बन, 1 2, और इन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड बन रहा होगा, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये लग गया, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब आप जानते हो कार्बन तो 4 डंडों से जुड़ता है, मतलब कार्बन की संयोजक तो 4 है। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 खाली है ना, इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला कितने जुड़ा हुआ है बेटा, 2 से, तो 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, C2H4। एथीन का फॉर्मूला C2H4, देख लो Cn, अगर N 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, 2N, C2H4। C2H4, इसी का अगर नाम लिखना हो तो 2 कार्बन को हम एथ कहेंगे, डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं, प्रोपीन, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन और इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। अब 2 पॉसिबिलिटी यहां पर ध्यान से देखो बेटा, 2 पॉसिबिलिटी यहां पर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहां लग जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड यहां लग जाए। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड यहां लगे या डबल बॉन्ड यहां लगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी यहां मुझे बताओ ये वाला कार्बन कितने डंडे जुड़ रहा है, ये वाला 2 से, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए इसे, 2, क्योंकि 2 से जुड़ रहा है ना, जुड़ना कितने से होता है, 4 से, बाकी 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन लगा दी। ये वाला कार्बन बताओ कितने जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है ना, 2 और 1 3, बोल लो भाई अच्छे से, कमेंट करके बताओ, 2 और 1 3, 3, तो कितना खाली है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला कार्बन बताओ कितने डंडे जुड़ रहा है, 1 से जुड़ रहा है बस, ये तो कितने खाली है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, राइट। अब इसका नाम प्रोपीन होगा, क्या होगा, प्रोपीन। लेकिन जब अब मैं इन जोड़ूंगा, जब मैं इन जोड़ूंगा तो मैं ये देखूंगा कि डबल बॉन्ड मेरा कौन से कार्बन पर है, यानी कि इन जोड़ना, अब इन तब जुड़ेगा जब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को फिक्स कर दूंगा। भाई एथीन के अंदर तो चाहे इधर से करते चाहे इधर से करते एक ही कार्बन पड़ रहा था, लेकिन यहां हो सकता है दूसरे कार्बन पे आ जाए, क्योंकि ये दूसरा कार्बन है, इधर भी देखोगे पहला कार्बन है, तो इसलिए अब यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स करनी होगी। तो हम पहला कार्बन उसी को कहेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा या मिनिमम नंबर रखेगा। अब डबल बॉन्ड के अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो मेरे पास ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो यहां पर डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर रख के, अगर इधर से करता तो ये पहला और ये दूसरा, यहां मैक्सिमम हो जाता, इसलिए नंबरिंग उधर से होनी है।
तो उधर से होगी, अब मैं डबल बॉन्ड देखूंगा कौन से कार्बन पे, भाई पहले कार्बन पे, इसलिए वन इन जोड़ूंगा बेटा। तो इसका पूरा नाम होगा प्रोप वन इन, प्रोप वन इन। ऐसे में यहां पर अगर इसकी वैलेंसी पूरी करूं, ध्यान से सुनो, ये एक डंडे से जुड़ रहा है इसलिए से 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये 3 से जुड़ रहा है इसलिए 1 हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 से जुड़ रहा है इसलिए से 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, अब मैं नंबरिंग किधर से करूंगा, जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। डबल बॉन्ड इधर से पड़ रहा है तो 1 2 3 पहला कार्बन है ना, तो अभी भी इसका नाम क्या बना रहेगा बेटा, प्रोप वन इन। इसका मतलब ये दोनों बात एक ही है भाई, इसका नाम भी प्रोप वन इन है, इसका नाम भी प्रोप वन इन है। तो चाहे डबल बॉन्ड यहां लगाओ चाहे डबल बॉन्ड यहां लगाओ, बात एक ही रहेगी, बात चेंज अलग नहीं होगी, राइट। खैर प्रोपीन का फॉर्मूला क्या निकल गया अगर आप देखो तो C3H4, 3 और 1 4, तो C3H4 आ जाए, सॉरी 6, 2 ये भी तो है, C3H6 बेटा, C3H6 आ जाएगा। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6, बस इन ये दिमाग में रखते हुए लगाना है कि उसकी पोजीशन कहां है। अगर पहले कार्बन पे तो 1 इन, अगर दूसरे कार्बन पे तो 2 इन। जैसे कि अभी आप देखोगे ब्यूटीन के अंदर, ब्यूटीन में देखोगे जैसा आप, ब्यूटीन में देखो बेटा, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है बेटा, तो 1 2 3 और 1 4, डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है। और अगर मैं वापस यहां ले आऊं तो वही वाला रूप बन जाएगा, क्योंकि इधर भी पहले कार्बन पड़ जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड यहां ले आओ तो इधर से पहले पे, तो 2 ही रूप बन सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनो बेटा, वैलेंसी पूरी करो। इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। क्यों चाहिए 2, क्योंकि 2 डंडल जुड़ रहा था। ये वाला देखो ये कितने जुड़ रहा है, 2 और 1 3, तो इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए। ये वाला देखो 1 और 1 2, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए बेटा। और ये वाला देखो इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4। उधर से ही क्यों करें, क्योंकि उधर से डबल बॉन्ड पहले कार्बन में पड़ रहा है, जबकि इधर से करोगे 1 2 3 तो इधर से तीसरे में पड़ रहा है, जबकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर चाहिए, तो इसलिए उधर से कर लिया हमने। नाम क्या लिखो इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखोगे, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, और कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, तो 1 इन, तो ब्यूट 1 इन लिखूंगा। इसे चेक करो बेटा, इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3, क्योंकि एक डंडे से जुड़ रहा था। इसे कितने चाहिए, इसे 2 और 1 3, तो इसे 1 चाहिए। इसे कितने चाहिए, 2 और 1 3, इसे भी 1 चाहिए। और इसे कितने चाहिए, 3, क्योंकि 1 से जुड़ रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो दूसरे कार्बन पे है, इधर से करूं तो भी दूसरे कार्बन पे है, तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे, तो 4 को तो ब्यूटी कहूंगा, लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, इसलिए क्या जोड़ूंगा, ई। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 ई। अगर इसका सूत्र देखें तो C4 3 और 3 6 और 2 8, C4H8 आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। इस तरीके से टेबल पूरी कंप्लीट करनी है 10 तक। कहां तक, 10 तक हमने टेबल बना रखी है, आगे वो आपको दिखा दूं। ऐसे ही एल्काइन में आप देखोगे एथाइन। आइन कब जोड़ते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, और आइन जोड़ रखा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल लगा दो। अब मुझे बताओ इस कार्बन के, ये जो कार्बन है वो कितने डंडे जुड़ गया, 3 से, 1 खाली है इसलिए 1 हाइड्रोजन, इसकी भी 1 खाली है इसलिए 1 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा बेटा, एथ आइन, क्योंकि भाई 2 कार्बन है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन जोड़ दोगे, इसलिए इसका नाम होगा एथाइन। फॉर्मूला क्या निकल कर आया, C2H2, आप देख सकते हो C2H2, एथाइन का फॉर्म। ऐसे प्रोपाइन, प्रोपाइन सेम बात भाई, सेम बात, प्रोपाइन में सेम बात। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, सेम बात, लेकिन दोनों ही केस में सेम होगा, क्योंकि इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अब मैं इसकी वैलेंसी अगर पूरी करूं तो इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला कार्बन 3 इधर से जुड़ गया और 1 इधर से जुड़ गया, तो टोटल 4 से जुड़ गया, और 4 से ही जुड़ सकता है, इसका मतलब इसकी पूरी वैलेंसी है। यहां पर देखो ये 1 डंडे जुड़ रहा है तो इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर देखो इसे 3 से जुड़ रहा है तो 1 चाहिए, और ये चूंकि बेटा 4 से जुड़ गया, 3 और 1 4, और ये बेटा हमारा 1 से जुड़ रहा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। और इसका नाम भी क्या होगा बेटा, प्रोप 1 आइन, क्योंकि यहां भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है। इस तरीके से आप फॉर्मूले को पूरा कर सकते हो। C3H6 आ जाएगा बेटा, सॉरी C3H4,
C3H4 हो जाएगा, C3H4। तो इस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन का नामकरण सीख सकते हो, नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम बना सकते हो बेटा। और आई होप कि आपको बनाना आ भी गया होगा। यहाँ पर दो ही बात दिमाग में रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, उनका नाम पता हो, उनका रूट वर्ड पता हो, मतलब उनका एल्क पता हो। और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल है तो इन जोड़ दोगे उसके साथ, अगर ट्रिपल है तो आइन जोड़ दोगे उसके साथ, और अगर सिंगल है तो एन जोड़ दोगे। दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है आपको कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जितने वो डंडों से जुड़ रहा है आप ये देख लो कि कितने खाली उतने हाइड्रोजन उससे अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। तो देख सकते हो ये टेबल जो हमने वहां आपको सिखाई है, ध्यान सुनो, यहाँ पर क्रम संख्या है बेटा, यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ रूट वर्ड है जिसे हम एल्क बोल रहे थे, यहाँ एल्केन है। कब जोड़ेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ एल्कीन है, इन कब जोड़ेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ एल्काइन है, एल्क के साथ आइन कब जोड़ेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, राइट। अब यहाँ पर हमने कहा एक को मोनो कहेंगे, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, राइट। अब अगर एक कार्बन है तो उसे मैथ कहने वाले हैं, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो बेटा हम उसे हेक्स कहेंगे, राइट। अगर मैं मैथ के साथ एन जोड़ रहा हूं, मैथेन, तो फॉर्मूला निकल कर आया था CH4। अगर मैथ के साथ एन एथ के साथ एन जोड़ रहा हूं तो एथेन, एथेन का फॉर्मूला निकल कर आया था C2H6। प्रोप का फॉर्मूला निकल कर आया था बेटा C3H8। ब्यूट का फॉर्मूला, ब्यूटेन का फॉर्मूला निकल कर आया था C4H10। ऐसे ही पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। ऐसे हेक्सेन का अगर निकालो तो C6H14, C6H14, राइट। हमने कहा था जो एल्कीन है, चूंकि डबल बॉन्ड एल्कीन इन तब जोड़ते हैं जब डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में हो, तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, इसलिए एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है, तो दो कार्बन के एल्कीन मतलब एथीन, एथीन का फॉर्मूला C2H4। ऐसे बेटा प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6। ऐसे ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8। ऐसे पेंटीन का फॉर्मूला C5H10 और हेक्सीन का फॉर्मूला C6H12। यहाँ पर एथाइन आइन कब जोड़ते थे? जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इसलिए पहला सदस्य इसका पॉसिबल है। एक कार्बन का नहीं है तो पहला सदस्य इसका दो कार्बन का बनेगा। और एथाइन का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? C2H2। ऐसे प्रोपाइन का C3H4। ऐसे ब्यूटाइन का C4H6। पेंटाइन का बेटा C5H8 और हेक्साइन का C6H10। इस तरीके से टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो और इनका नाम और उनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। आगे बढ़ते यहां पर देख सकते हो बेटा, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। अगर कार्बन 7 है तो उसे हेप्ट कहेंगे, 8 है तो उसे ऑक्ट कहेंगे, 9 है तो उसे नॉन कहेंगे, 10 है तो उसे डेक कहेंगे। मैंने कहा था ये जो है वो नंबर को बताता है कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, वो नंबर को बताएगा, लेकिन कार्बन को बताएगा ये, राइट। अब हेप्ट के साथ अगर एन जोड़ूंगा तो हेप्टेन, फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? C7H16। 7 दूनी 14 और 2 16, है ना। ऑक्टेन का C8H18। नॉन का बेटा C9H20 और डेकेन का C10H22। इस तरीके से आप बना सकते हो, निकल के भी आ जाएगा, आप बना लेना जैसा सिखाया। हेप्टीन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? H14। ऑक्टेन का C8H16, नॉनेन का C9H18 और डेकेन का C10H20। ऐसे बेटा हेप्टाइन का अगर फॉर्मूले की बात करें, हेप्टाइन की, तो हेप्टाइन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा हमारा? C7H12, C8H14, C9H16 और C10H18। अब यहां पर आपको कोई भी एक फॉर्मूला अगर उठा लिया जाए कि भाई मैंने उठा लिया C10H22, सपोज दैट ये उठा लिया, तो अब यहां मुझे देखना पड़ेगा कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। तो या तो तीनों के फॉर्मूले सेटिस्फाई करूंगा, CnH2n+2 लगा के, फिर सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे एल्केन, फिर CnH2n लगा के देखूंगा तो सेटिस्फाई हो गया, फिर कहूंगा मैं एल्कीन, फिर मैं लगाऊंगा CnH2n-2, अगर सेटिस्फाई हो गया तो मैं कहूंगा एल्काइन,
चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जाती है कि फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर मेरा ये फॉर्मूला आ गया, ये C10H20O, इस तरह का अणुसूत्र आ गया, फिर क्या करोगे, कि इसमें सिंगल है डबल है, या फिर इस तरह का फॉर्मूला आ गया C5H10Cl, इस तरह का फॉर्मूला आ गया, फिर क्या करोगे। तो यानी कि अगर मेरे पास अणुसूत्र है और मुझे ये पता लगाना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए निकाला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। क्या निकाला जाता है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। तो चलिए अब उसी को सीखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, क्या कहां यूज होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर मेरे पास कोई अणुसूत्र है तो उस अणुसूत्र के अंदर यह पता करना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं बता सकता हूं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये बताने के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका असंतृप्तता की कोटि निकालते हैं बेटा, असंतृप्तता की कोटि। क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, शॉर्ट फॉर्म में से डी से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अगर देखो तो C+1, जितने कार्बन है उसमें एक जोड़ दो, C+1 माइनस H+X, X हैलोजन है, X क्या बेटा, जहां मेरा X जो है वो हैलोजन है, और आप सभी जानते हैं हैलोजन के अंदर कौन कौन आता है, ClBrIF, ये आता है FClBrI, राइट, हैलोजन। माइनस करेंगे नाइट्रोजन के परमाणु और डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, 2 से, यानी कि ये ऐसा है C+1 माइनस H+X माइनस N/2, ये है फॉर्मूला DU का। अब यहां पर ध्यान सुनो, अगर ये DU की वैल्यू हमारी 0 आ गई, DU बराबर अगर 0 आ गया तो मैं कहूंगा सभी एकल बंध है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर DU 1 आ गया, अगर DU 0 आ गया, सॉरी, अगर DU 0 आ गया तो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर DU की मान 1 आ गया तो मैं कहूंगा एक डबल बॉन्ड या फिर चक्रीय संरचना होगी, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर इसकी चक्रीय संरचना होगी। अगर बेटा DU का मान 2 आ गया तो मैं कहूंगा इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक ट्रिपल या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, राइट। प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला लिख भी लेते हैं कि DU बराबर हमारे पास क्या होगा, C+1 माइनस H+X माइनस N/2, ये फॉर्मूला। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए C4H8, ये फॉर्मूला है C4H8, और मुझे इसमें निकालना है कि इसमें डबल है, सिंगल है या फिर ट्रिपल है। तो मैं DU निकालना है, यानी कि इसकी संरचना बनानी है, सिंपल सी बात है। तो मैं इसके लिए क्या निकालूंगा, DU निकालूंगा बेटा, DU। और DU निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C+1, C कितना है बेटा, C 4 है, 4 में एक जोड़ो तो 4 + 1 5 हो जाएगा, माइनस H, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 8, प्लस X के परमाणु कितने, 0, एक भी नहीं है, नाइट्रोजन के परमाणु -0, डिवाइड किससे करूंगा, 2 से। चलिए बताओ, C+1 5 माइनस 8/2 4, अरे 4 लिख दू भाई, 5 - 4 कितना आ गया, 1। तो DU का मान 1 आ गया, और अगर DU का मान 1 आ रहा है तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर इसकी चक्रीय संरचना होगी। तो बना लेते हैं बेटा, डबल बॉन्ड, कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ो और एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, मान लीजिए यहां लगा दो, बाकी से वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन की। तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, इसे कितना चाहिए बेटा, 1, इसे कितने चाहिए, 2, और इसे कितने चाहिए, 3। ये बात आपको पता चल गई होगी। अब मैंने यही डबल बॉन्ड क्यों लगाया यार, वो स्ट्रक्चर में अलग बता देगा आपको, जब क्वेश्चन देगा डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते थे, वो बता देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है चक्रीय संरचना। कितने कार्बन है, 4 कार्बन की चक्रीय संरचना, ये रहे 4 कार्बन की चक्रीय संरचना, ये हो सकती है। अब इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन। ऐसे यहां देख सकते हो, ये वाला जो कार्बन है वो आप देख सकते हो बेटा, ये वाला जो कार्बन है वो 2 डंडों से जुड़ रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां लग रहे होंगे, ये भी 2 जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल लो, C5
H10O, C5H10O। DU निकालो, क्या निकालो? DU बराबर होगा C+1। जल्दी बताओ भाई। C+1, C में एक जोड़ो तो 6 माइनस H10 प्लस 0 माइनस 0/2। अरे भाई चेक कर सकते हो, यहां पर हाइड्रोजन 10 है, हेलोजन 1 भी नहीं है, नाइट्रोजन 1 भी नहीं है, डिवाइड 2 से कर दिया तो DU बराबर मेरा कितना आ गया? 6 माइनस 10/2 5। तो DU मेरा कितना आ गया? DU आ गया बेटा हमारा 1। अब यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है। क्योंकि DU 1 आ रहा है इसलिए यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो 5 कार्बन को ऐसे लिखो और यहां पर C के साथ एक डबल बॉन्ड लगा दो। अब ये 3 वैलेंस से जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन। मैं वैलेंसी पूरी करता गया, 5 कार्बन को मैंने ऐसे जोड़ा, मैं दिखा देता हूं। 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, 5 हो गए, जोड़ दिया। अब चूंकि डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं तो कहीं पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पर भी लगा दो। वो क्वेश्चन में देगा कि लगाना कहां है। अभी तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बाकी वो क्वेश्चन में देगा कहां लगाना है। अभी तो कहीं पे भी लगा सकते हो, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। बाकी को हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो। इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए। अब ये ऑलरेडी 4 से जुड़ गया, 1 2 और 2 4, तो इसे एक भी नहीं चाहिए, इसे 3 चाहिए। काउंट कर सकते हो हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर होगी, या तो ऊपर वाली होगी या फिर नीचे वाली होगी, ये स्ट्रक्चर होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरे पास ये है C4H9O, C4H9O, H10 कर देते हैं इसको, H10O, H10O। तीसरा एग्जांपल, अब DU निकालो बेटा इसका, DU। जब आप DU निकालोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन 10 -0 -0/2, तो यहां पर 5 में से 5 गया, अरे 10/2 5 ही तो आएगा ना। तो DU 5 में से 5 गया, कितना गया? 0। अगर DU 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो और कहीं पर भी ऑक्सीजन लगा दो। मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन लगा दिया, अब ऑक्सीजन भी तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा ना, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगाओ बेटा, वैलेंसी पूरी करो। इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये 3 से जुड़ रहा है इसे 1 चाहिए, ये 1 से जुड़ रहा है तो 3 चाहिए, ये 1 से जुड़ रहा है तो इसे भी 1 चाहिए। काउंट कर लो, 3 2 5 6 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10। बनाने सीख लो स्ट्रक्चर। चौथा C4H6, C4H6, DU निकालो, DU C + 1 यानी कि 4 और 1 5 माइनस 6 + 0 -0/2। अब बताओ DU कितना है? 5 - 3, क्योंकि 6/2 3 ही आएगा, तो DU मेरा कितना आ गया? 2। अगर DU 2 आ रहा है इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। कहीं पे भी लगाना का है वो बताएगा क्वेश्चन, अभी तो फिलहाल कहीं पे भी लगा सकते। पहले इसे पूरी करो, इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए, ये कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन। तो इस तरीके से DU की हेल्प से आप किसी भी अणुसूत्र की संरचना बना सकते हो, और अगर संरचना बनाने आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपसे। राइट बेटा, आई होप कि आपको DU भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एल्किल मूलक, जिसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है भाई? एल्केन में से, जो एल्केन है बेटा आपने अभी पढ़ा है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दो। एक हाइड्रोजन कम करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्किल मूलक कहलाते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। एल्केन जैसे CH4 था, नाम क्या है बेटा इसका? मैथेन। नाम क्या है? मैथेन। ये एल्केन है। इसमें से आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को कम करना है। आपने देखा था कि कार्बन 4 डंडों से उठता है तो चारों सिंगल बॉन्ड थे इस तरीके से,
ऐसे बेटा, ये मैथेन था, एक कार्बन मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन मैथेन। अब आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को कम करना है, कम कर दिया तो एक डंडा खाली बचा, और बचा क्या, CH3। अब इससे मैं क्या कहूंगा, एल्किल कहूंगा। क्या कहूंगा, एल्किल। ध्यान सुनो, ये एल्केन है, एल्क के साथ एन जुड़ रहा है, ये एल्किल है, एल्क के साथ YL जुड़ रहा है। एल्क समान है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन ही तो हट रहा है, तो एक हाइड्रोजन हटने से एन की जगह क्या जोड़ देंगे, IL जोड़ देंगे। तो अब यहां पर मैथ के साथ एन जोड़ा तो मैथेन, यहां मैथ के साथ YL जोड़ोगे तो मैथिल हो जाएगा। एक कार्बन है तो मैथ, साथ में क्या जोड़ना है, YL, मैथिल। ऐसे ही बेटा मेरे पास C2H6 है, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। एक हाइड्रोजन कम करो तो C2H5 बचेगा, अभी भी दो कार्बन है तो एथ ही रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन हटने से क्या लग जाएगा, YL, एथिल। इसे मैथिल, और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एथिल। अगर मान लीजिए मेरे पास C3H8 है तो इसे प्रोपेन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन। एक हाइड्रोजन को कम करो, हाइड्रोजन कम कर तो ये यहां पर मिलेगा C3H7। अभी भी तीन कार्बन है तो तीन को तो प्रोपी कहूंगा ना, और साथ में एक हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या लगाएंगे, YL, प्रोपिल। क्या कहेंगे बेटा, प्रोपिल, प्रोपिल। कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, जल्दी बताओ। मेरे पास C4H10 है बेटा, इसका नाम है ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन कम करो, और हाइड्रोजन कम करने पर मुझे क्या मिलेगा, C4H9, C4H9। अभी भी चार कार्बन है तो ब्यूटी रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन कम होने से क्या लगेगा, YL। इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटिल। इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटिल। क्या कहेंगे, ब्यूटिल। मान लीजिए मेरे पास कोई चक्रीय संरचना है इस तरीके की, कितने कार्बन है इसमें, जल्दी से देखो कितने कार्बन है इसमें, तीन कार्बन, एक, दो और एक, तीन। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ूंगा, एन, प्रोपेन। लेकिन ये चूंकि चक्रीय है, अरे चक्रीय है ना, चक्रीय लगाऊंगा तो प्रोपेन है, लेकिन कैसी वाली, चक्रीय वाली, तो मैं यहां लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखा जाएगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मतलब चक्रीय प्रोपेन है। पहले तो खुली श्रृंखला वाली प्रोपेन थी, अब के कैसी प्रोपेन देखने को मिल रही है, साइक्लिक, चक्रीय, तो साइक्लोप्रोपेन। अब यहां से भी अगर आप एक हाइड्रोजन को कम करोगे तो यहां बेटा आप देखो, हर एक पोजीशन पे दो हाइड्रोजन थे, क्योंकि दो डंडे जुड़ रहा है ये वाला कार्बन, एक और एक, दो, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन निकाल देते, एक वैलेंसी खाली होगी, एक डंडा बच खाली होगी। अब इसका नाम क्या है, अभी भी चक्रीय ही है तो साइक्लो लिखूंगा, लेकिन अब तीन कार्बन है तो प्रो, एक हाइड्रोजन हट गया तो YL लगाओगे तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपिल। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपिल होगा बेटा, साइक्लोप्रोपिल। और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, चार। चार है, चक्रीय है तो चक्रीय तो पहले लिखूंगा साइक्लो, और चार है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। एक हाइड्रोजन को कम करो बेटा, कहीं से भी एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो हाइड्रोजन कम करने से मान लीजिए यहां से कम कर दिया तो चक्रीय तो अभी भी है साइक्लो, चार को मैं ब्यूट, और एक हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या लगाओगे, YL लगाओगे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटिल। एक हाइड्रोजन हटा दिया ना मैंने यहां से, तो एक डंडा खाली हो गया, हो गया नहीं हो गया, हाइड्रोजन हटने से क्या लग जाएगा, YL, एन की जगह YL लगाना है तो साइक्लोब्यूटिल। ऐसे मान लीजिए अगर पांच कार्बन की कोई, ये कितने कार्बन आप इसमें देखोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, चक्रीय है ना, तो साइक्लो। कितने कार्बन है, पांच, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटीन। एक हाइड्रोजन कम कर, ऊपर से कम कर दो, मान लीजिए ऊपर से कम कर दिया हमने, ऊपर से कम कर दिया, यहां से कम हो गया बेटा। अब इसका नाम बताओ जल्दी से, साइक्लो लिखूंगा ना, पांच कार्बन को पेंट, साथ में क्या जोड़ोगे, YL, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटिन। अभी आपने देखा बेटा यहां पर ये सब एल्किल है, और एल्किल को डिनोट किससे करते हैं, R से, तो ये सब R है बेटा, ये सब R है। तो R में क्या आ सकता है, CH3,
C2H5, C3H7, C4H9, जैसे कि आप देख रहे हो C4H9, और ये साइक्लिक कंपाउंड भी हमारे किस में आ सकते हैं, R में आ सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो R है वो मेरा एल्किल है, वो क्या है बेटा, एल्किल है। और एल्किल में क्या क्या आ सकता है, आ सकता है CH3, R की जगह में रख सकता हूं CH3, R की जगह रखा जा सकता है C2H5, R की जगह रखा जा सकता है C3H7, R की जगह रखा जा सकता है C4H9, जो भी एल्काइल आप जानते हो, एल्काइल जानते हो। रखना कौन सा है वो डिपेंड करेगा कि मुझे कितने कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए, आर की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर एक कार्बन का रखना होगा आर की जगह तो CH3 रखूंगा, अगर दो कार्बन का रखना होगा तो आर की जगह C2H5 रखूंगा। तो ये बात आपको पता हो, ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझाई है। हालांकि आपने 11th क्लास में भी सीखी होगी, लेकिन मेरा सिखाना आपको मकसद इसलिए है ताकि आपको ऑर्गेनिक अच्छे समझ में आ जाए। हम तो आपको जीरो से लेके चल रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर होती चले। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।